नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और इस करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश विशेष रहेगा। हमने आप सभी से पूछा था, राय ली थी एक, कि क्या हमें साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी करना चाहिए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की खबरें हैं बहुत सीमित हैं। 3 से 4 खबरें निकालने में 3-4 घंटे लग ही जाते हैं, समय उतना ही लगता है। साथ साथ अब आपको क्या होता है, कई बार नेशनल और इंटरनेशनल के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल्स पे या अलग अलग जगहों पे आप उसको खोजते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जिस तरीके के प्रश्न आते हैं हम उन्हीं चीज़ों में फोकस करें। हम केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को देखें जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं या ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पे मध्य प्रदेश प्लस नेशनल और इंटरनेशनल वो खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम के लिए फोकस्ड हो, वो महत्वपूर्ण हो, उन्हें हम एक ही यूट्यूब पे वीडियो पे या एक ही पीडीएफ पे लेकर के आए, ताकि आपका जो अनावश्यक समय एक व्यतीत होता है वो आपका बचे और आपको पता रहे कि हाँ, हमें इतने में काम हमारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत सर्चिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, वो हम कर सकते हैं। हाँ, हमने ये शुरुआत करी है और इसको हम अगले 1 सप्ताह तक, सैटरडे तक फॉलो करेंगे। आप सभी को ऐसा लगता है कि नहीं सर, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है, आप इसको अलग करिए, तो हम इसको अलग कर देंगे। ऐसी कोई भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के नहीं शुरुआत कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल हटना ही है, नहीं है, टस से मस नहीं होंगे। तो जिन्होंने ये राय दी है कि आप शुरुआत करिए, उनकी राय का भी हम सम्मान करेंगे। और जिन्होंने ये राय दी है कि नहीं, अभी आप इन दोनों को अलग ही रखिए, तो उनके लिए थोड़ा सा 6 दिन का समय है, वो एक बार इसको देखें। लगता है उन्हें कि नहीं सर, ये गड़बड़ हो रहा है, आप दोनों वीडियोस को अलग करिए, हमें इसमें फ़ायदा कम हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट पे लेकर के आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। हमने जो पिछले सप्ताह सैटरडे को हमने देखा था करंट अफेयर में कि एनसीसी कैडेट के वेलर बोट पुलिंग रेगाटा में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर किया जाएगा, भोपाल पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा, 1 नवंबर को जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उस टाइम पे जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लॉजिस्टिक इज लीड्स रिपोर्ट जो 2022 आई थी, इसमें मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है। 3 श्रेणियां थी, हमने करंट अफेयर में डिटेल में आपको बताया था, कंटेंट दिया है उसका। फास्ट मूवर्स की आई थी। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और मंत्रालय जो है इसने आंकड़े जारी किए हैं जीएसडीपी के। इसमें मध्य प्रदेश ने 21-22 में कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की है, तो इसमें मध्य प्रदेश ने 10.12% की वृद्धि दर्ज की है। ये कोरोना के बाद के आंकड़े हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में पहला राज्य है जहां पर मेडिकल पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किया गया है। आपको यह बताना है कि यह किस तारीख से शुरू किया है। ये हमने करंट अफेयर में 3 बार सम्मिलित कर लिया है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हमने इस पे सम्मिलित की हैं। आप सभी उनको देख लेंगे, आपको लगभग याद भी हो गया। तो इसकी कौन सी तारीख को शुरू किया गया, 15 तारीख को, 14 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को। तो इसकी राइट डेट होगी 16 अक्टूबर को। इस करंट अफेयर को आप सभी लोग एक छोटे सी जगह पे आप सेव करके रखें। इसमें से कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला, राज्य कौन सा है, शुरुआत कब से की गई और शुरुआत किस महाविद्यालय से की गई है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा इसमें आता है आपका जो वार रूम का नाम, वार रूम का जो इसका नाम रखा गया है, मंदार रखा गया है। हमने पिछले करंट अफेयर में आपको इसको डिटेल में बताया था कि इसका नाम मंदार क्यों रखा गया है। तो चौथा आपका जो इसमें 4 लाइनें महत्वपूर्ण आती हैं, वो इन चारों में से किसी में से प्रश्न आपका बन सकता है। तो पहली बात क्या, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश से शुरू हुई है, ठीक है। और इसका जो ट्रांसलेशन का काम हुआ था बुक्स का, उसके लिए एक वार रूम बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था मंदार। मंदार कहाँ है, ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जो भोपाल में है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे यह एक पूरी की पूरी कमेटी बनी थी। वो यहाँ पर बैठ करके बुकों का इन्होंने ट्रांसलेशन वहाँ पे किया है। और आने वाली जितनी भी किताबें या पुस्तकें होंगी इससे संबंधित, उनका सभी का ट्रांसलेशन वहाँ किया जाएगा। इसको भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हाईलाइट किया, क्योंकि ये बहुत ही कठिन काम था। जो पुस्तकें या आपने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी किताबें या मेडिकल की जिन्होंने पढ़ाई करी, उन्हें पता है कि जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम लोग हिंदी में बोल देते हैं मेरुदंड, किडनी, ठीक है, यकृत,
ये सब जो वर्ड्स होते हैं, अब आप इन्हें जब जानते हो तो लीवर जानते हो, किडनी जानते हो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जानते हो, तो अब इन्हें एकदम से हिंदी में करना भी ठीक नहीं है। और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में लोगों को रटी हुई है। लीवर एक सामान्य भाषा में यूज किए जाने वाला शब्द है, जिससे लगभग लोग सामान्य ग्रामीण क्षेत्र का एक अशिक्षित व्यक्ति भी उससे क्या होता है, जो साक्षर नहीं है वो भी लीवर को समझता है, किडनी को जानता है। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश में लगभग हम लोग यूज करते हैं, ब्रेन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे जो आवश्यक है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसे बहुत सहज और एक तरह से आप ये कहो कि बहुत ही रीडिंग फ्रेंडली बनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, क्योंकि क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। कई जगह मैंने इसके आलोचनाएं भी पढ़ी हैं, थोड़ा सा मजाक भी बनाया गया है, तो थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे समय लूँगा। देखिए, हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु होते हैं जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ करके आते हैं। आप सभी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का 75% जो आबादी है वो गांव में रहती है। अब ये जो गांव से पढ़ के आते हैं, उनकी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश मात्र एक जो अंग्रेजी मात्र है वो एक भाषा है। आज आप जो करंट अफेयर देख रहे हैं वो हिंदी में ही देख रहे हैं, और ज़्यादातर जो व्यूज़ देखे जाते हैं या जो हिंदी माध्यम के ही करंट अफेयर्स में मैक्सिमम व्यूज़ जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब बहुत सारी जो 75% आबादी है, 80% भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्थिति है वो आप सभी को पता है, आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ से पढ़ के आते हैं तो वो 11वीं 12वीं में या 9वीं क्लास से लगभग तैयारी शुरू हो जाती है मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, उन्हें सपने होते हैं हमें ये बनना है। लेकिन जब वो एडमिशन्स लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो उनके साथ सबसे बड़ी एक समस्या जाती है कि मैक्सिमम किताबें जो उपलब्ध होती हैं वो किस में होती हैं, इंग्लिश में होती हैं। या मेडिकल कॉलेज की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके साथ ये समस्या जाती है कि वो जो तैयारी करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हो जाते हैं इंग्लिश के कारण। वो तैयारी में 1 साल या 2 साल 3 साल का गैप लेते हैं, किसकी वजह से, एग्जाम्स की वजह से। तो जब हमारे देश में राजभाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमारे यहाँ संविधान में भाषाओं को दर्ज किया जा रहा है कि भारतवर्ष की भाषा है, तो उस पर शिक्षा देना अपराध क्यों है? क्योंकि आप ये देखिए, जो चाइना है, ठीक है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, इवन ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश है, उनकी मदर लैंग्वेज हो गई एक तरह से, तो वो भी अपनी ही लैंग्वेज में क्या कहते हैं पढ़ाई करते हैं। चाइना में चाइनीज़ बोली जाती, जापान में जापानीज़ बोली जाती, कोरियन में यूज की जाती है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, ये उनकी लैंग्वेज है। इसी प्रकार से आप रसिया में या यूक्रेन में, हमारे यहाँ के आपने अभी देखा होगा बहुत सारे जो युवा हैं वो यूक्रेन से जा करके क्या कर रहे थे, कोर्सेज कर रहे थे मेडिकल के, वहाँ पे भी यूक्रेन में भी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो लगभग सभी देशों में वो अपनी मदर टंग पे क्या करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो सोचने की क्षमता होती है बचपन में, हमारी जो मदर टंग होती है उसमें विकसित हो जाती है, तो हम उस पर परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं। तो इस वजह से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब मध्य प्रदेश के हमें सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे राज्य से इसकी एक शुरुआत हुई है, और इसका लाभ अभी नहीं, आपको आज से 7 से 8 वर्षों के बाद मिलेगा, जब ग्रामीण क्षेत्र में छोटी सी स्कूलों में, शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी तैयारी करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एक बड़ा कंपटीशन देंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि WHO ने भी ये चीज़ बोली है कि इसकी एक स्टडी की थी कि चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी सभी देश अपनी मातृभाषा में विद्यार्थियों को मेडिकल की शिक्षा देते, क्योंकि उन्हें समस्याएं भी वहाँ उस भाषा में पता होती हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो ये वार रूम तैयार किया गया है मंदार, यहाँ पे 8 भाषाओं में इन पुस्तकों का अनुवाद प्रारंभ हो चुका है। अब जो तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, इन सभी भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा रहा है, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इन भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी, तमिलियन में, कन्नड़ में, मलयालम में। और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा हब बनेगा जहां से इन सभी भाषाओं में क्या करेंगे, पुस्तकों को हमारे यहाँ रिसोर्सेज तैयार करेंगे और उन्हें वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसी के साथ साथ धीरे धीरे इंजीनियरिंग और भी बाकी की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी भी क्या करेंगे, इस भाषा में आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा श्री कैलाश सारंग हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर चौधरी हैं वो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के विद्यालयों में हिंदी में ज्ञान के प्रकाश विषय पर कुछ गतिविधियों का आयोजन किया गया था। ये आयोजन किस दिन किया गया था? बिल्कुल डेट को लेकर कंफ्यूजन नहीं रखना। 15 अक्टूबर को किया गया था, 14 अक्टूबर को किया गया था, 16 अक्टूबर को किया गया था, या 12 अक्टूबर को किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर को किया गया था। 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में मेडिकल, संजय गांधी मेडिकल जो हॉस्पिटल है भोपाल का, गांधी मेडिकल जो हॉस्पिटल है भोपाल का
महाविद्यालय है वहाँ पे पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। उसके एक दिन पहले 16 तारीख के एक दिन पहले 15 तारीख को ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में, जिसके शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार हैं। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे, वहाँ पे छात्रों को अवगत कराया गया था, उन्हें अवेयर किया गया था कि अब मध्य प्रदेश में हिंदी में भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो। इसी के लिए लेकर के ये कार्यक्रम था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय कहाँ है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लगभग लोगों को आंसर इसके पता होंगे। ये मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। डिटेल देख लेते हैं इसे क्यों सम्मिलित किया है। पहली बात तो ये कि जो मध्य प्रदेश के जो अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें जो भारत के गृह मंत्री हैं, इन्होंने ही हिंदी में क्यों इसका उद्घाटन किया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री को कायदे से आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए? उसका कारण ये है कि जो अपने भारत का जो हिंदी भाषा प्रभाग होता है, भाषा मंत्रालय होता है, भाषा विभाग होता है, वो प्रदेश जो देश के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। और उसके गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को इनोग्रेट किया था। ये आए थे ग्वालियर में। ग्वालियर में इन्होंने क्या है, जो जीवाजीराव का जय विलास पैलेस है जहाँ पे सिंधिया फैमिली रहती है, वहाँ पे एक संग्रहालय है, उसका नाम है जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। अब वहाँ पे उन्होंने एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था जिसका नाम था गाथा स्वराज की। वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई थी उसमें, जो क्योंकि आपको पता है जो सिंधिया है, ये सिंधिया मूलतः मराठी हैं, सिंधे से बनकर के ये लोग सिंधिया बने। तो अब ये लोग, ये इनका शासन था, सिंधिया का था, इंदौर की तरफ होलकर का था, फिर गायकवाड़ का था, भोसले थे, सभी लोगों का यहाँ पे अलग अलग क्या था, इनका मराठा रियासत से सभी जुड़े हुए थे। मराठा युद्धों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था, इनोग्रेशन किया था और महल को घूमा था। उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बात करी जाए जय विलास पैलेस है, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता है महाराजा जयाजीराव सिंधिया, ठीक। जयाजीराव सिंधिया इसके निर्माणकर्ता है और ये नाम है जीवाजीराव सिंधिया के नाम से। जो विश्वविद्यालय है ग्वालियर का वो भी जीवाजीराव सिंधिया के नाम से है, ठीक है। इसके बाद इसकी निर्माण कब हुआ था? तो 1874 से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अब क्या हुआ था कि जो महादजी सिंधिया थे, वहाँ पे एक ऐतिहासिक जानकारी दी गई कि इन्होंने जो शिवाजी महाराज का एक अभियान था हिंदवी स्वराज अभियान, इसका झंडा लेकर के आगे बढ़े थे और ये दिल्ली तक इन्होंने इसकी यात्रा करी थी। और 1771 में इन्होंने दिल्ली में अब क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। और ये पानीपत के जो तृतीय युद्ध था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था महादजी सिंधिया ने। और ये राणोजी सिंधिया जो इस सिंधिया वंश के संस्थापक हैं, उनके पुत्र थे, 5वें पुत्र थे और वहाँ पे भाग लिया था। और एकमात्र ये थे जो जीवित बचे थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, ग्वालियर हवाई अड्डा निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जीवाजीराव सिंधिया विमान क्षेत्र, माधवराव सिंधिया विमान क्षेत्र, राजमाता विजया राजे सिंधिया विमान क्षेत्र या रानी लक्ष्मीबाई विमान क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से ग्वालियर हवाई अड्डा जो है वो है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वहाँ पे फिजिकल कॉलेज है और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो स्टेशन है वो झांसी का रेलवे स्टेशन है। अब ये खबरों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बड़े टर्मिनल का इनोग्रेशन हुआ है और उसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल। अब धीरे धीरे ये नेशनल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और ये मात्र एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर 2 रनवे हैं, ठीक है। एक रनवे का क्या है, उसका जो कंट्रोल है वो वायुसेना का पास है, क्योंकि ये वायुसेना का सैन्य बेस भी है, ठीक है। तो ये महाराजपुरा एक जगह है, वहाँ पे है, ग्वालियर का एक एरिया है, उसे महाराजपुरा कहा जाता है, वहाँ पे ये अड्डा है। और ये इकलौता ऐसा हवाई अड्डा जहाँ पे 2 रनवे हैं। दूसरे रनवे का जो निर्माण हुआ 2010 में हुआ था। इस विमान क्षेत्र का जो संचालन करती है भारतीय वायुसेना करती है, वहाँ पे पूरा वायुसेना का अड्डा भी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, मोंडेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा और उसका नाम होगा मोढेरा। यह भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इसे घोषित किया है। ये क्या है, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है और ये गुजरात का जो मेहसाणा जिला है, वहाँ पे मोढेरा गांव है। इस गांव को प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में देश का पहला सौर विलेज घोषित किया है। यहाँ पे सब गांव में सभी जगहों पे, सभी की छत पे सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। 24 घंटे वहाँ पर बिजली मिल रही है
और यहाँ पे लगभग जितनी की आबादी है लगभग सभी के घर पे लग गई और 24 से 27 घंटे के आसपास बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी ही योजना चालू की गई है। 3 दिन पहले करंट अफेयर में आपको बताया था कि अभी पंचायत भवन वगैरह जो हैं उन्हें इस सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्राथमिक पे ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बाद धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, पूरे गाँव के गाँव सोलर एनर्जी पे वहाँ पे पैनल लगा दी जाएंगे और लाइट वहाँ पे 24 से घंटे उपलब्ध रहेगी, प्रतिदिन 24/7 उपलब्ध रहेगी। आप देखिए कितनी ज़्यादा बचत होगी किसानों की, बिजली के बिल से लेके बहुत सारी बचत होगी। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड का 2022 का संस्करण जीता है? इंदौर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है या चेन्नई है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है, भारत का पहला शहर है हैदराबाद। आप देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है, भारत के जो अपना हैदराबाद है इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 के साथ साथ आजीविका ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार जो इन्हें मिला है वो इनका एक प्रोग्राम है तेलंगाना हरितहारम। ठीक है, हरितहारम, तेलंगाना हरितहारम, ये इनका प्रोग्राम है। इसके लिए इन्हें ये दूसरा पुरस्कार दिया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो दक्षिण कोरिया में किया गया था और वहाँ पे प्रतिवर्ष दिया जाता है। और वहाँ की जो जेजू सिटी है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और भारत के जो तेलंगाना के हैदराबाद है उसको ग्रीन सिटी का 2022 का अवार्ड दिया गया था। पूरे भारत से रजिस्टर्ड होने वाला भी एकमात्र शहर था हैदराबाद, और जो चुना भी गया था और जीत करके भी आया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे निशानेबाज कौन हैं? भेनुस मिंदीरत्ता है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, अभिषेक राय है या रुद्राक्ष पाटिल है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें से राइट आंसर होगा रुद्राक्ष पाटिल। इन्होंने अभी हाल ही में क्या हुआ, जो IISF विश्व चैंपियनशिप चल रही है शूटिंग की, यहाँ पर ये रुद्रांश पाटिल हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ चल रही है? काहिरा में चल रही है। और काहिरा कहाँ की राजधानी है? काहिरा राजधानी है मिस्र की। मिस्र की राजधानी काहिरा में IISF का विश्व चैंपियनशिप चल रहा है, जहाँ पर रुद्रांश पाटिल जो भारत के निशानेबाज हैं, इन्होंने शूटर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्हें पुलिस में जाना था इसलिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी शूटिंग करने की। ठीक है, अब 10 मीटर एयर राइफल में इनके पहले किसने जीता था? तो इनके पहले जीता था अभिनव बिंद्रा ने, जिन्होंने ओलंपिक में भी पदक जीता है। इन्होंने 2006 में क्रोएशिया में 10 मीटर एयर राइफल में विश्व चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? तो 18 साल है। अब इसके बाद फायदा ये है कि ये भारत के दूसरे खिलाड़ी होंगे जो अगले होने वाले ओलंपिक के में भाग लेंगे। इसी के साथ ही गोल्ड जीतने के साथ ही अब ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन होने वाला है। ये आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा, हैदराबाद में किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा या चेन्नई में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में किया जाएगा। इंटरपोल का क्या है? इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो है पुलिस संगठन है। इंटरपोल आपने मूवी में सुना होगा कि इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, ये उसी तरह का है, एक पुलिस संगठन है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ये बहुत ही इंटरनल जो जानकारियां होती हैं सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत मदद करती हैं विश्व को। पूरे वैश्विक संगठन है, लगभग 195 जो देश हैं इसके सदस्य हैं और सभी का इनके साथ एक बॉन्ड साइन होता है, योमी साइन होता है। सभी एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा करते हैं सुरक्षा से संबंधित। अब इनका क्या होता है कि साल में इनकी एक बार बैठक आयोजित होती है और ये जो बैठक है इस बार अपने भारत के दिल्ली में राजधानी में आयोजित हो रही है। 18 से 21 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। अब इसकी बात करी जाए तो भारत इस संगठन में कब शामिल हुआ? तो 1949 में भारत इसमें शामिल हुआ था और जो सबसे पुराने सदस्यों में से भारत एक है। पूरी तरह से ये क्या है कि जितने भी आपराधिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरा एक OMU साइन होता है और एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, हाल ही में भारत ने महिला एशिया कप 2022 जीता है। हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है। इस टूर्नामेंट में टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है?
दीप्ति शर्मा बनी है, स्मृति मंधाना बनी है, हरमनप्रीत कौर बनी है या राजेश्वरी गायकवाड़ बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा। डिटेल देख लेते हैं। इंडियन जो क्रिकेट टीम है, विमेंस क्रिकेट टीम, इसने श्रीलंका को हरा करके फाइनल मुकाबला जीता है। 2022 का महिला एशिया कप जीता है और ये इन्होंने 7वीं बार जीता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच किया है, जिसे हम लोग मैन ऑफ द मैच बोलते हैं, रेणुका सिंह है। लेकिन जो पूरे टूर्नामेंट ऑफ द मैच है वो दीप्ति शर्मा है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इनका नाम याद रखेंगे। और यदि बात करी जाए वर्तमान में विमेंस टीम की कैप्टन कौन है, तो कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना है। यहाँ पे ना लिखना भूल गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने इस पे 100% परफॉर्मेंस दी है? तो वो राज्य कौन सा? तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु है। अब हमने आप सभी को कल प्रश्न दिया था सैटरडे को, जो करंट अफेयर हुआ था हमारा, कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय है? तो इसका राइट आंसर लगभग सभी लोगों ने दिया है और इसमें से अदिति पटेल हैं जिन्होंने बढ़िया आंसर दिया था हिंदी में, उनका भी उनका आंसर जो है पिन कर दिया गया है। आप सभी वहां पर डिटेल्स उसको देख लेंगे। उसके अलावा बाकी सभी ने जितने ने भी कमेंट किया था, सभी का आंसर राइट था। एक आध लोग भोपाल चले गए थे, भोपाल नहीं जाना है, हमें जबलपुर में ही रहना है। ये देश का दूसरा संग्रहालय है। ये संग्रहालय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर 2 बार जेल पे रखा गया था। ठीक है, बाकी की डिटेल्स नीचे कमेंट बॉक्स में लगभग लोगों ने दे दी है, तो मुझे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जो कमेंट करते हैं एक बार पढ़ लिया करिए। आप लोगों को लगेगा डिटेल समझा दूं तो समझा भी दिया करूंगा। लेकिन ये जेल है, मध्य प्रदेश की जेल है, यहाँ पे नेताजी को बंद किया गया था और ये बैरक था जहाँ पे उन्हें रखा गया था। उस बैरक को अब क्या है, संग्रहालय के रूप में बना दिया गया, क्योंकि वहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं और उनकी उस समय पे जो यूज की हुई चीज़ें थी। और जो जेल कारावास में आपको पता है कपड़ों के अलावा बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, कार्य कराए जाते हैं, तो उन्होंने जो भी वहाँ पे गतिविधियाँ की थी, उनके सामान थे, उन सभी को वहाँ पर रखा गया है और एक संग्रहालय के रूप में उसको स्थापित कर दिया गया। जेल के अंदर ही है। अब चलते चलते आज का प्रश्न आप सभी के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका राइट आंसर देना है और उससे जुड़े हुए 3 से 4 जो आप सभी को फैक्ट्स हों जो इस आंसर पे फिट बैठने चाहिए, वो आप सभी को देने हैं, ना कि उसके बारे में इतिहास बताना है। कोशिश कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या होता है कि वहाँ की पूरी आसपास की बाकी जुड़ी हुई चीज़ें भी बताने लगते हैं। ये मत करा करिए। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में फोकस्ड आंसर क्या होगा कि जो इस आंसर पे फिट बैठे, इस क्वेश्चन पे फिट बैठे और उससे जुड़ी हुई जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये हमें कोशिश करना है धीरे धीरे कि हम वहाँ तक पहुँच जाए कि प्रश्न जो पूछा है हम टू द पॉइंट 3 से 4 लाइन लिखें और वो उस क्वेश्चन से बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है? 13 नदियों का पूरे भारतवर्ष से चयन किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश की एक नदी कौन सी है? केन है, नर्मदा है, चंबल है या बेतवा है? राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। जिनका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हार्ट दे दिया जाएगा और लाइक कर दिया जाएगा, ताकि कमेंट करने वाले सभी लोग समझ जाएं कि ये आंसर राइट है और जिनको हार्ट मिला है ये इनका आंसर काफ़ी अच्छा है और यहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियोस को देखते हैं, करंट अफेयर को देखते हैं, एक बार कमेंट में जिनमें हार्ट दिया है उन आंसरों को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके बहुत अच्छी जानकारी अपने साथ साझा करते हैं। और कोशिश करा करिए आप उनके आंसर को भी लाइक कर दिया करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ उन्होंने जानकारियाँ अच्छी साझा करी हैं। सभी को कोशिश करनी है कि 3 से 4 फैक्ट्स आप सभी को कमेंट में देने हैं। आपको करंट अफेयर कैसा लग रहा है लाइक करके बताएं और शेयर करके बताएं और नीचे कमेंट जरूर करें। आप सभी के एक शेयर से हमने जो मेहनत करी है उसको हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है वैसे हमें भी होती है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर हमें ये बताते हैं कि हाँ हमारा डायरेक्शन सही है। नेशनल करंट अफेयर आज से सम्मिलित किया गया है। आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। यह योजना हमें कब तक चालू रखनी है, इसको यदि लगता है कि नहीं है तो नेक्स्ट सैटरडे के बाद जब अगला मंडे आएगा तो ये योजना हम बंद कर देंगे। मैंने शुरू में बताया कोई भीष्म प्रतिज्ञा करके नहीं चालू करा है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रहता है तो उसे हम आगे जारी रखेंगे
और भी उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं, आप लोगों के सुझाव आते जाएंगे, उसको हम सुझाव को सम्मिलित करने लायक होगा यहाँ पे तो उसे हम जरूर सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये चैनल और ये वीडियो लेक्चर सब कुछ आपके हैं और आपके लिए ही बनाए जाते हैं ताकि आप सभी को उस पर लाभ हो। फिर मुलाकात होती है हमारे अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।